नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज के वीडियो में हम अपने बच्चों के टॉपिक को एंड करेंगे और जो टॉपिक इनके अंदर कवर नहीं होगा उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, जब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। जब तक आप एक दो क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तड़कते भड़कते क्वेश्चन बहुत दिखाई देते हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश हर कोई नहीं करता है। तो आप मेरी वीडियोस को देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे उनको पेपर के अंदर टैकल करना है, तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन रीड करिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करें, पढ़िए जरा क्वेश्चन। ये कह रहा है, अभी ने दो वस्तुओं को 624 रुपये में खरीदा। उसने एक को 14% की हानि तथा दूसरे को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करा रहा है, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस उसने जोड़ रखा है वो। ठीक है, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो जब उनका उसने कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया तो हमें नहीं पता कि कौन सी वस्तु कितने की आई है। जैसे आपको मैं कहूँ ये दो पेन हैं, दोनों अलग अलग पेन दिखाऊं और आपको बोलूं कि ये दोनों 50 रुपये के आए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन कितने का है। ठीक है, तो इसके लिए उसने एक कंडीशन और दी हुई है कि उसको पहले जो एक वस्तु है उस पर तो 14% का लाभ हो गया और दूसरी वस्तु को उसने 14% की हानि पर, तो मतलब एक को तो उसने ज़्यादा में खरीदा है जिसमें हानि हुई है, और जिसमें उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो उसको उसने कम ने खरीदा होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। जब आप कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को लेके आएंगे, हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। ए और बी दो वस्तुएं हैं, एक को तो उसने 14% के हानि पर बेचा है। अब देखो 14% की कोई ना फ्रैक्शन आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसको आप आसानी से कर लो। ठीक है, करोगे भी तो कर लेना 14% जब है तो 14/100 करोगे तो क्या आएगा, 7/50 ये बनेगा। ठीक है, 14% को 7/50 लिख सकते हैं। चलो कर लो। तो अगर मैं इसको, और मैं फ्रैक्शन से करूँगा नहीं, मैं 100 से ही लूँगा, उसके लिए भी बताऊँगा क्यों। अगर इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस 100 है तो 14% का लाभ कितने में हुआ होगा, 114 में गई होगी तभी तो मिला होगा। और अगर 14% की हानि हुई है, तो अगर ये 100 की है तो 14% की हानि कितनी, 96 नहीं 86 होगा। ठीक है, 86 होगा। 14% की हानि पे वो 86 में जाएगा। और पैरेलली ले लेते हैं, देखो आपको फ्रैक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन से भी करो, सीपी और एसपी। अगर 50 का सीपी है प्रॉफिट लेके 7 का, तो 57 हो जाएगा, क्योंकि 14% को हमने क्या लिखा था, 7/50 लिखा था। तो अगर 50 की लेके आया है 7 का प्रॉफिट, 7 रुपये जोड़ेगा 57, और अगर 50 की लेके आया है 7 का नुकसान हुआ है तो 43 में आएगी वस्तु हमारी। ठीक है, तो हमें ना इनको इक्वल करना है। अब देखिए ये 43 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 57 को हम लिख सकते हैं 19 × 3, ये लिख सकते हैं, वहाँ पे भी एक प्राइम नंबर है। और वैसे भी ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब ये को प्राइम नंबर्स है ना, तो हमें क्या करना है, हमें इनको इक्वल बनाने के लिए को प्राइम नंबर्स को, मतलब इनको एलसीएम जब लेंगे तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम ऊपर तो 43 की मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे वाले में 57 की करा देंगे। वही हमें यहाँ पे भी करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 57 और मल्टीप्लाई बाय 43। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई रोल है ही नहीं। उसने किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है, उसने क्या दिया है, कुल सीपी दिया है। वो यहाँ पे जो सीपी आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगी, ये दोनों, इन दोनों को प्लस करोगे तो उसने 624 दिया है, ये 624 रुपये ये दिया है उसने। तो यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमें वो नहीं करना। हम क्या करेंगे,
जिन नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई यहाँ कराई है ना सेलिंग प्राइस को इक्वल करने के लिए, उन्हीं की मल्टीप्लाई यहाँ भी करानी पड़ेगी, क्योंकि बस इसको हमने 2 से ही तो भाग दिया हुआ था भाई, 2 गुना ही तो हो रहा है ये। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी है, 2 के नीचे भी है, तो 2 तो कॉमन ही हो जाएगा, वो तो पहले से ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो कर देंगे 43 की गुना और नीचे कर देंगे 57 की गुना। अब तुम देखोगे 100 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराना या 100 से किसी नंबर को डिवाइड कराना कितना आसान काम है, बस ये उठा के 0 ही तो चिपकानी है। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी ऊपर वाली, ये तो हो जाएगी 4300 और ये हो जाएगी कितनी 5700। तो जब ये 4300 5700 हो गई, हमें दिया है कुल कॉस्ट प्राइस। कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले वाली का कॉस्ट प्राइस, सेकंड वाली का कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को जोड़ दो। 0 0 7 3 10 7 1 5 4 9 1 10, 10,000 में वो लेके आया है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में दिया कितना है, वो दिया कितना है, वो दिया है 624 के। इसको यूनिट मान लो, ठीक है, या फिर इसके साथ x चिपका लो, जो मर्जी चिपका लो। और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो जब हमें डिफरेंस निकालना है ना इनका, डिफरेंस ऑफ सीपी, डिफरेंस ऑफ सीपी वो कितना हो जाएगा 5700 माइनस 4300, तो कितना आएगा देखना जरा, 4 और 1 1400 आएगा, 1400 आएगा। चलो ये 4 सा लग रहा है, इसको रहने दो लिखने को, इसके सामने रुपीज़ चिपका दो बस, ठीक है। तो हमें 1400 की वैल्यू निकालनी है, रुपीज़ में कितनी आएगी। तो 10,000 की इतनी है, तो क्या करोगे, या तो 1 की निकाल लो, और नहीं तो 100 तो इसमें भी है कॉमन, 100 इसमें भी है, ठीक है। तो अगर ये 100 को तुम 24 इसके बराबर देखो, यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट करोगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से हट जाएंगी, तो बस हमें 14 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 की वैल्यू 624 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, या गुना करके लिख दो, कितना आएगा 6.24, 100 के लिए आएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए आएगा 100 के लिए। अगर तुम्हें ऐसे, और फिर क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें 100 में नहीं करानी, तो तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई करानी है 14 गुना 6.24 से, तो तुम्हारा इनके कॉस्ट प्राइस का अंतर आ जाएगा जो भी उसने पूछा है। या फिर अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें 1400 से ही निकालनी है, तो क्या करोगे, ये किसकी वैल्यू है, ये 10,000 की है, ये 10,000 की वैल्यू है, तो इसको क्या करोगे 0 पॉइंट गुना करके आएगी 0.0624। डेसिमल अभी यहाँ था, कितने के बाद आना चाहिए 1 2 3 4, 4 के बाद आना चाहिए 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 0.0624 की तुम्हें किसमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसमें कराओ 0.0624, इसकी मल्टीप्लाई करा दो। देखो वो मैंने इसलिए लिख दिया था, इस इन 2 जीरो से 2 जीरो इसलिए कैंसिल कर दी थी, क्योंकि ये 2 डेसिमल, अब देखो जब तुम इन 2 जीरो की यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो डेसिमल 2 अंक आगे अपने आप खिसक जाएगा, 6 के आगे ही चला जाएगा 6.24, तो वो हमें कैलकुलेशन में नहीं लिखना पड़ेगा, इतने 2 डिजिट फालतू लिखने पड़ेंगे। और लिख लो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। 14 से अब गुना करो, 14 चौका 56, कैरी 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 33 तो हासिल कितना आ गया 3 आ गया, 14 6 84 और 3 87, 87.36 रुपये क्या है, उनके क्रय मूल्य का अंतर है, उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। यही हमें उसने हमसे पूछा था। तो उसने ना इस बार कुल क्रय मूल्य दिया हुआ था, तो हमें ना इस नंबर पे इतना जोर देने की ज़रूरत थी नहीं। तो अगर ये को प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे थे तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे 2 इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए मैंने ऊपर 86 और नीचे 114 से गुना नहीं कराई, करा सकते थे, ये नंबर और बड़ा आ जाता। अगर तुम इन दोनों को ऐड कराओ, इन दोनों को भी कराओगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाता, थोड़ा और बड़ा हो जाता, ठीक है। तो 200, तो ये 20,000 हो जाता लगभग, शायद 20 ही हो जाता, हाँ ठीक है। तो ये क्या करना है आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, और ये मैंने इस वाले मेथड से कराया है, रेशो से लाभ लेके, ठीक है, जो हम फ्रैक्शन में बनाते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं 14% लाभ और 14% हानि, और वो सेलिंग प्राइस को सेम बता रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मूले का जिक्र किया था, तो वो तब काम आएगा जब आपको परसेंटेज वगैरह या फिर इन दोनों के कुल क्रय मूल्य या कुल विक्रय मूल्य के ऊपर कुछ पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट परसेंटेज आती है कुल लाभ या कुल हानि की,
यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन दोनों का क्रय मूल्य का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है। तो हमें इसी तरीके से जाना है, जब भी वो वैल्यू में आंसर की बात करेगा, परसेंटेज में नहीं करेगा, तब हमें इस मेथड से करना है। अगर उसने हमसे परसेंटेज पूछी है कुल लाभ या हानि की, तब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक रखी गई है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी वस्तु होती है उसका एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है और एक मार्क प्राइस होता है। तो उसने मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस कितना है 315, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 288 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, वो भी कितना 4% है ना, हाँ 4% है, 4% का लॉस दिया हुआ है। तो सीपी कितना होगा, तो ये जो वैल्यू है ना सेलिंग प्राइस, सीपी अपने आप में कितना होता है, सीपी 100% मान लो थोड़ी देर के लिए। तो सीपी में से अगर मैं लॉस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सीपी में अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, कितना आएगा 100 माइनस 100% माइनस 4%, तो मतलब 96%। तो ये जो वैल्यू है ना 288 की, ये कॉस्ट प्राइस का कितना है 96% है। ठीक है, तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा भी नहीं है, उसने पूछा क्या है कि मार्क प्राइस को कितना ज़्यादा उसने रखा हुआ है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए अगर मैं इस 96 की देखूं, ये 96 की मैं 3 से गुना करा दूं, क्योंकि 300 के पास है। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई देना कि किसके पास है, ये 300 के पास है, तो इसके मल्टीपल में देखो कि कहाँ पे जाके वैल्यू आ सकती है। तो 9 दिया 27 और 6 दिया 18, 270 प्लस 18 तो 288 आएगा, तो लगभग 3 गुना हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप 100% था, और ये 100% का 4% माइनस करके 96। अगर 96 का 3 टाइम्स SP है, जो कि हम निकालते भी हैं, ठीक है, तो 100% कितना, 100% कितना हो जाएगा, गुना 3 करोगे तो 3 में गुना इसकी भी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 रुपये। अब देख लो कितना परसेंट ज़्यादा है, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, निकालोगे तो +15 हो रहा है। हमें क्या बताना था, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज बताने थे। रिक्वायर्ड परसेंटेज किसकी है कि सीपी मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा है, हाउ मच या हाउ मच मोर। चलो इसको लिखने को कितना ज़्यादा है बस समझ लो, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 15 ज़्यादा है किस पे, 300 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 जाएंगे, 3 पंजे 15, तो 5%। तुम्हें आंसर दिख गया होगा, 5% मोर। MP इज 5% मोर देन CP। ठीक है, 5% ज़्यादा है। तो ऑप्शन आपकी बहुत हेल्प करेंगे वैसे तो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नहीं था कुछ ऑप्शन में जाने के लिए। 4% का लॉस है, 100% में से 4 को माइनस कर दो और देख लो कितने गुना हो रहा है, बस इसमें फिर 100 में गुना कर दो उस नंबर की जितने गुना हो रहा होगा। तो ये या तो एग्जैक्ट नंबर दिखाई दे जाएगा इसका, या फिर तुम क्या करोगे, CP का 96% इतना लिख दोगे इक्वल करके, तो भी आ जाएगा। यहाँ पे तो हमें आसानी से दिख रहा था कि 12 कम हो रहा है 3 से गुना करके, तो आराम से आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोई डाउट आया करे तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे बता दिया करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची, वस्तु को 15% की हानि में बेच दिया। अब बेचने के बाद वो बातें कर रहे हैं बैठ के और कह रहा है
यदि उसने इसे 30 रुपये 60 पैसे में अधिक बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। मतलब जितने में बेच दिया, अगर उससे 30 रुपये 60 पैसे ज़्यादा में बेच देता तो उसे 9% का लाभ होता। मतलब उसका घाटा भी खत्म, हानि भी खत्म उसकी, और उसके बाद उसको लाभ भी हो जाता। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अगर उसे 10% का लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। देखिए, उसने सीपी लिया और कोई सेलिंग प्राइस है, तो सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितने परसेंट का उसने नुकसान उठाया, 15% का नुकसान उठाया। अरे, अगर लॉस हुआ है कितना, 15% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 कम करो 85% हो जाएगा। और न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, उसने जो नया सेलिंग प्राइस है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 109% का लाभ हो जाता है अगर उसे कुछ ज़्यादा में बेचता। तो 100% पे ही 9% आएगा, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, 109% की वैल्यू है वो। ठीक है, एक तो सेलिंग प्राइस ये है और एक सेलिंग प्राइस ये है। बेटा बात कर रहा है कि जितने में बेच दिया उससे अगर 30 रुपये 60 पैसे ज़्यादा में बेच देता तो कितने का लाभ हो जाता, 9% का लाभ हो जाता। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक ही तो है ये डिफरेंस, जितने में बेचा उससे ज़्यादा में बेचना था 30 रुपये 60 पैसे में। तो देखना कितने कितने ज़्यादा में, सीपी का कितना परसेंट ज़्यादा हुआ भाई, रुपए में तो इतना हो गया, लेकिन अगर सीपी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जैसे तुम ग्रोथ रेट जीडीपी के उसमें देखते हो, जीडीपी का इतना परसेंट, तो ये हम ये देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है कॉस्ट प्राइस के रिगार्डिंग, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट। तो देखना कॉस्ट प्राइस का ये 85% है, ये 109% है, ये 85 से बढ़ के 109 हो गया नंबर। तो कितना ज़्यादा हो गया, 15, तो यहाँ से 100 तक जाने में लगेगा, और 15 और 9 24, तो ये 24% है ऑफ सी पी इक्वल टू ये। तो 24% की वैल्यू ये है। हमें किसकी चाहिए उसमें, हमें चाहिए 110% की, क्योंकि वो चाहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए 10% का, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 10% का। तो सी पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, न्यू सी पी, अरे सी पी की नहीं, न्यू सेलिंग प्राइस पूछा है, तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस चाहिए। फिर रिक्वायर्ड एस पी ऑन 10% प्रॉफिट, तो ये कितना होगा, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ऑन 10% प्रॉफिट, तो ये पूछा है कितना होगा। तो 24% की वैल्यू ये है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो सीपी का कितना हो जाएगा, 110% ऑफ सीपी, यही तो निकालना है हमें। तो कहने का मतलब वो पूछा है कि सीपी का 110% कितना है। तो देखिए 24% तो ये है। अगर मैं 24% की 24% को 110 के पास ले जाना चाहूँ तो कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120, तो आसपास भी नहीं आ रहा, तो कोई मल्टीपल है ही नहीं वो। तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% इक्वल टू 36.60 अपॉन 24, ये हो जाएगा। और कितने की चाहिए, 110% की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 1% की वैल्यू ये है, 110 की चाहिए, तो 110 की उधर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल है, इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगेंगी, एक जीरो से जीरो गई और एक जीरो से जीरो गई। मैं चाहता तो बस इस जीरो को काट के और ये भी काट देता, उधर से जीरो काट देता बस। ठीक है, देखो अगर इस जीरो की इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब यहाँ पे 10 हटाओगे, इसको 110 को क्या लिख सकते हो, 11 गुना 10, तो 11 तो यहीं रहना, तो 10 की गुना इधर कराओगे तो ये डेसिमल एक स्थान आगे चला जाता, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है अगर बाद में कोई नंबर ना लिखा हो। ठीक है, सार्थक अंकों को देखोगे अगर, तो अब इसको 24 से भाग देना है। तो 24 से भाग ऐसे तो नहीं देंगे, इसको क्या करो 6 से भाग दो, 6 चौक 24, 6 से 6 पंजे 30, और 6 एकम 6, 51 आ गया ना। तो 51 4 से पूरा जाता ना 11 जाता, तो 51 की 11 में मल्टीप्लाई करा लो, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 56/4। तो देखना कितना आएगा, 14 चौका 56, 14, अरे क्या आ गया ये, ये 24% की वैल्यू है, और हमने क्या किया 110 से गुना कराया था,
ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह पंजे 55, तो 100 कुछ, अच्छा 11 14 क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ 14 तो होगा। तो करो जरा, 4 एकम 4, एक बचेगा और ये 16, 4 चौक 16। अब ये एक तो जाएगा नहीं, ये 16 तो पूरा कट गया, तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा और डेसिमल एक बचा, और 4 दूनी 8, 2 जीरो, 4 पंजे 20, 140.25 रुपये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही था क्या। हम्म, हाँ 140.25 है। यहाँ डिवाइड में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कई बार। तो देखिए जब ये इतना पूरा डिवाइड हो गया, आगे का ये डिजिट उतारेंगे तो हमें ना यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि एक 4 से नहीं डिवाइड होता, इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें बहुत सी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को आ जाती है। तो 4 एकम 4, एक बार में एक ही नंबर आगे से उतरता है, तो ये उतरेगा 6। अब 4 चौक 16। अब देखिए ये पूरा जीरो आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर की डिजिट ये आएगी 1। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रिमाइंडर लिख देते हैं, वो गलत है। अभी भी ना हमें जब हम नंबर ऊपर से उतारते हैं तो हमें डिवाइड चलाना पड़ता है आगे। तो 4 के पहाड़े में ऐसा क्या पढ़ें कि एक से छोटा है, तो 0 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 4 0 0। तो अब ये 1 रिमाइंडर आया है यहाँ पे, इसके बाद इसको डेसिमल में डिवाइड करना शुरू करेंगे आगे। तो यहाँ पे बहुत बच्चों की गलती आती है, इसको छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है, डिवाइड करने में गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, एक बार और देखना, ये नहीं, चलो हो गया, मतलब दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने 54 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 38 किलोग्राम चावल, 62 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 45 किलो चावल, और 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 48 कैसे कहाँ कह दिया, हाँ 48 से 55 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने मिश्रण को 65 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत, उसने यहाँ भी प्रतिशत निकलवाया है, और डाटा दिया है 3 3 चावल मिक्स कर रहा है। अगर हम मिक्सचर एलिगेशन से भी करते तो वहाँ पे 2 से करते, ठीक है, क्योंकि इसने ना 2 पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हम मिक्सचर एलिगेशन से में इसको करेंगे नहीं, हमें इसको मिक्स ही करना पड़ेगा पूरा। तो 3 तरीके के चावल हैं, ए बी और सी, 3 तरीके के चावल हैं, ए बी सी। और ऐसे क्वेश्चन को ना ये टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, ये तो साथ के साथ लिखो, यहाँ पे प्राइस कितना है और नीचे क्वांटिटी साथ के साथ लिखो, ठीक है। एक बार में एक की लिखना, उसका प्राइस कितनी मात्रा है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, दूसरी का प्राइस उसकी कितनी क्वांटिटी, तीसरी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर हम पहले प्राइस लिख लेंगे फिर क्वांटिटी लिखेंगे तो कई बार गलत हो जाती है, डाटा किसी के नीचे किसी और का उतर जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको क्या कर देगा, मुसीबत में डाल सकता है। 1 मिनट भी पेपर में ख़राब करना मतलब ब्लंडर है, क्या पाप ही कह लो, और तो क्या कहूँ। और अगर ये लास्ट में को आ जाए, मोमेंटम ब्रेक कर देता है ऐसे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखिए, 54 रुपये 50 पैसे में कितने, 38 किलोग्राम। मैं साथ के साथ ही लिखूंगा एक बार में, 54 रुपये 50 पैसे में 38 किलोग्राम। दूसरे का प्राइस है 62 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35, 62 की दर से 35, 35 है 45 है, 45 है, 62 की दर से 45, और 48 की दर से 55, तो 48 की दर से 55 किलोग्राम चावल ये खरीदे हैं उसने। और सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी कितना दिया है, 65 रुपये पर केजी, ये सब पर केजी में ही है, रुपये पर केजी में ही है, ये सब का इन तीनों का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। 45 55 को ऐड करोगे तो 100 आएगा, और तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी होगी 138 केजी। तो टोटल सेलिंग प्राइस भी हमें इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई डाटा आसान बन गया, इन दोनों में जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे टोटल सेलिंग प्राइस आएगा टीएसपी 65 गुना 138, और इधर से कुछ आएगा ऐड करके, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा इनकी मल्टीप्लाई करा के, रेशो भी करोगे तो भी काम नहीं चल रहा। देखो सारे प्राइम नंबर है, इसमें 31 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है,
तो एक दूसरे से तो डिवाइड हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या करना है। 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 × 2 लिख सकता हूँ। 38 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 19 × 2। तो अगर मैं 54 की 2 में गुना कराऊंगा तो 108, और 0.5 की 2 में गुना कराऊंगा तो 1 हो जाएगा पूरा। तो 108 और 1 कितना हो गया, 109 हो गया। और अब गुना इसमें किसकी करा दो, 19 की करा दो 109 में। तो 19 नंबर 161, और ये आ जाएगा 6, और 19 एकम 19, 161 होता है, 171 होता है। 19 नंबर 171, तो 1971 आएगा ये, ठीक। तो 1971 तो ए वाले के हो गया कुल सीपी। इसका कितना होगा, ऐसे ही इसमें कर लो। 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। 45 की अगर मैं 2 में गुना कराऊंगा तो 90 होता है। 62 को लिख सकता हूँ ना मैं, 62 बराबर 31 × 2। तो 2 की गुना 45 में करा दो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 31 × 90 करके इसका आ जाएगा। तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये इतने का पड़ जाएगा। तीसरे वाले में भी ऐसे ही करो। ये 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 24 × 2 लिख सकता हूँ। तो 2 की गुना इसमें कराओगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 × 24 बचेगा, फिर करा लो गुना। 24 एकम 24 का 4, और 24 एकम 24 और 4 28, 2840 ये आएगा। अब हमें देखिए ज़रा, अगर मैं इसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो कितना मुश्किल डाटा है। 13 से मैं डिविजिबिलिटी वगैरह वगैरह देखता रहूँगा, तो उससे बढ़िया है कि मैं इनको ऐड कर लूँ और उधर भी ऐड कर लूँ जल्दी से। पेपर के अंदर ये करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कोई कोई आता है। और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है। सीपीओ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव। तो देखिए ऐड करो इनको सबको, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल सीपी आएगा, टोटल सीपी आएगा यहाँ से। तो टोटल सीपी कितना हो गया, एक तो ये हो गया 7 और 9 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20, और बचे 2 मतलब कैरी। 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 8 26 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ये आएगा। मुझे नहीं लग रहा, हाँ देखो जरा। 19 नंबर 171 और 19 नंबर 171, 7 आ गया, 19 एकम 19, ठीक है। ये तो 54 दूनी 108, 9 45 दूनी 90, 9 30 में 9 9 27 2, ऐड करने में तो नहीं हो गया, 4 चौक 44, 4 दूनी 22, अच्छा 24 एकम 24, कैरी 2 था यहाँ पे, तो ये ना 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा ये। 24 एकम 24 और 24 एकम 24 और 2 26, 2640, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम दोबारा ऐड करना पड़ेगा ये। देखिए 4 और 9 13, 13 और 7 20 हासिल 2, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24, और ये 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, ठीक है। ये आएगा। तो टोटल सीपी आ गया ये टीसीपी, और वो टोटल सेलिंग प्राइस है। 65 की गुना तो ये होती है, अगर मैं 65 को 2 से गुना करा दूँ, 65 को किससे करा दूँ 2 से, तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 6 12 और 2 9 69। अब 69 में मैं 130 की गुना कराऊंगा तो क्या आएगा, 0 तो लिख ही दो पहले। 13 नंबर 117 हासिल 11, 13 6 78, 78 11 89 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, कभी ये सोचो कि क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन बस तेज़ी से करनी है, फास्ट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो पहले तो हमें प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो देखना कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो उसमें से इसको माइनस करो, 8970 माइनस 7401, माइनस करोगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ क्या बचेगा 9 में से गया 5, और ये 8 में से 7 गया 1, 1569। तो 15 6 9, कॉस्ट प्राइस कितना है 7401, ठीक है। अब इसको तुम क्या करोगे, इसको ना राउंड ऑफ कर लेना, अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे। तो अगर मैं इसको पूरा 1500 या 1600 लिख लो, चलो
1600 के पास है और इसको 7400 लिख लूँ और गुना क्या करा दूँ, 100 करा दूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, इसको बल्कि 75 ही कर लो पूरा, 75 कर लेंगे तो नहीं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा फिर। चलो 2 से भाग दो इसको, 37 दूनी 74 और ये 2 अट्ठे 16, 800/37, 800/37। अब कराओगे तो क्या आएगा, देखना नीचे 40 के पास है ये लगभग लगभग कितना है, 40 के आसपास है ये, और 40 दूनी क्या होता है 80, तो 20% से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है हमारा। अब ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन में 20% के पास एक ही ऑप्शन है 19.6, तो ये अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन के बिना क्या हो जाएगा, बड़ा खेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, हमने ऊपर भी नंबर बड़ा ही ले लिया था तो बड़ा तो आना ही था वो डिवाइड करके, और नीचे छोटा लिया था एक कम करके, लेकिन फिर भी हमने नीचे क्या कर लिया, इसको 75 ही कर लेते तो सही रहता। चलो कोई बात नहीं, अब ये 20% के पास जो भी ऑप्शन है वही आंसर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से ही हम इसको छोटा कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन ही है, सारे उसने किसी छोटी क्लास की बुक में से क्वेश्चन उठा के दे दिया है, क्योंकि वहीं पे ही इतनी कैलकुलेशंस होती हैं, बच्चों के पास ही खाली टाइम होता है 8th क्लास वालों के पास। ठीक है, तो इतना टाइम तो उन्हीं के पास होता है। चलिए, ये एक क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था, हो सकता है इस सीटिंग के अंदर बाकी क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में करने वाले होंगे, एक आधा क्वेश्चन तो वो टाइम टेकिंग देगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 साझेदार ए, बी और सी लाभ और हानि का अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं, चाहे तो लाभ हो या फिर हानि हो, लेकिन वो बांटेंगे किस अनुपात में, 3, 4 और 7 के अनुपात में। यदि 30% कर लगाने के से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है, तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें, अगर हमारे पास हमने कुछ चीज़ बांटी है, जैसे मेरे पास 2:3:4 में कोई चीज़ है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 200, 300 और 400 ये लिख सकता हूँ, तो टोटल करूँगा तो कितना आएगा, 200, 300, 500, 400, 900 ये होगा। अब देखो मुझे इन सब पे ना अलग अलग 30% लगा लो, अलग अलग 30 ही ले लो, चलो 30 ही दे रखा है उसमें, और एक साथ इस पे 30% निकाल लो, 1% इस पे 30 निकाल लो, तो देखना इसका 200 का 30% कितना होगा, यहाँ से 60 आएगा, इसका कितना आएगा 30%, 90 आएगा, और इसका 30% कितना आएगा, 120 आएगा। कुल मिला के ऐड कर लो इनको, क्या हो जाएगा, 12, 6, 18, 9, 27, 270, और इसका निकालना 30%, तो करना 900 गुना 3/10, जीरो काटो, 270 ही आएगा, 9 × 27 और 1 0। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इनका लाभांश है, या तो तुम उस पर पहले टैक्स काट दो या बाद में टैक्स काट दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और उसने लाभांश दिया है तो हम क्या करेंगे, उस लाभांश पे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो मैं पहले लिख देता हूँ फिर करते हैं, पहले मैं लिख दूँ फिर करेंगे। देखिए उसने क्या दिया है, 3 साझेदार हैं ए, बी, सी, अपना लाभांश किस रेशो में बांट रहे हैं, 3:4:7 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो मैंने अभी समझाया था उसमें मैं ये समझाना चाहता था, या तो तुम लाभांश बांटने के बाद टैक्स दे दो उसके हिस्से से, जो क्योंकि जो अपना लाभ कमाएगा अपने हिस्से का ही टैक्स देगा। ठीक है, तो या तो तुम पहले उनको लाभांश दे दो फिर वो अपने अपने हिस्से का टैक्स देते रहेंगे, या फिर सबसे पहले लाभांश में से टैक्स निकाल दो फिर उनको अपना उनका हिस्सा दे दो, तो दोनों बातें एक ही तरीके से काम कर जाएंगी। तो ये कुल लाभांश उसने कितना दिया हुआ है, 1,10,000 कितना 166, 1,10,166 का दिया है। तो कुल लाभ है कितना, इसका लाभ 3 है, इसका लाभ 4 है और इसका लाभ 7 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7, 4, 11 और 3, 14। तो ये जो 14 है तो रेशो के हिसाब से था, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में है कितना, वास्तव में ये है 1,10,166। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की, तो 14 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की कितनी होगी, पहले तो 1 की निकाल लो, 1 की कितनी होगी,
1,10,166 बटे 14, क्योंकि कैलकुलेशन हमें ना सबसे बाद में करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से क्या कट जाए, अभी तो बताएंगे। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की चाहिए। तो 4 की कितनी होगी, 1,10,166 बटे 14। तो ये है इसका लाभांश जब तक उसने टैक्स पे नहीं किया है। और टैक्स पे कितना करना है, टैक्स कितना है, 30%। अगर 30% प्रॉफिट में से टैक्स पे कर देगा तो बचेगा कितना, अगर 100% में से 30% को माइनस कर देगा तो ये बचेगा क्या उसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये बचेगा कितना, 70%। और हमें 70% की फ्रैक्शन पता है क्या होती है, 1/7 नहीं, 7/10। ये तो हमें पता है 7/10 होती है। तो इस पे से वो टैक्स, अभी तो ये उसकी टोटल लाभांश है और इतना टैक्स पे करने के बाद बचेगी। तो टैक्स पे करने के बाद क्या बचेगी, 7/10 बचेगी। तो 7 दूनी 14, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 1 और 0, 2 पंजे 10, और 2 0 0, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो ये है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। चलो, बी का ही लाभांश पूछा है ना उसने, हाँ बी का लाभांश पूछा है, तो कर के बाद बी का लाभांश, कुछ तो गड़बड़ कर दी होगी। 3 4 7, चलो देखो पहले क्या आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5503.3, 5503। तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ गड़बड़ करी है। 14 की वैल्यू ये है, 1 की ये आ गई, 1,10,166। अरे इसमें ना गलती ये होगी, देखो ये 1 की वैल्यू थी इतनी, तो हमने ना 1 की वैल्यू ही लिख रखी है, 4 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 4 से गुना नहीं कराया था। तो 4 से गुना भी होगा अभी, तो जब इसको 4 से गुना करोगे ना, तो यहाँ पे काटो मत अभी, ये हमने ये वैल्यू गलत लिखी है। तो क्या करोगे, 1,10,166 बटे 14 गुना 4, ये 4 की वैल्यू, और इस पे 7 पर ये टैक्स के बाद बच गई 7/10। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, इसमें अब 2 की गुना हो जाएगी, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, और कितना, 2 3 6 और 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 2 0 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। और 10 से भाग होना है तो डेसिमल आ जाएगा, तो 22,033 रुपये हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराना रह गया था, वो करा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अपना। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलों को, मतलब 516 रुपये का एक साइकिल पे लाभ ले रहा है, और इस तरीके से 12 साइकिल उसने बेच दी। और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 15% है, तो प्रति साइकिल का मूल्य ज्ञात क्या होगा, मतलब प्रति साइकिल का मूल्य क्या रहा उसके लिए। तो देखिए प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पर साइकिल, लॉस पर साइकिल। तो प्रॉफिट पर साइकिल कितना है उसका, 500 कितने रुपए थे, 516 रुपये, और लॉस कितना था, 100 कितना है, 129 रुपये। और नंबर ऑफ साइकिल भी कह रहा है वो, नंबर ऑफ साइकिल कितनी है,
यहाँ पे तो बेच रहा है वो 12 साइकिल और यहाँ बेच रहा है 3 साइकिल, मतलब फ़ायदा ज़्यादा पे है और नुकसान कम पे है। ठीक है, और कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसको, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 15%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 15%। और 15% की हमें फ्रैक्शन पता है क्या होती है, क्या होती है 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो अगर हम देखें सीपी और एसपी का रेशो, सीपी और एसपी का रेशो तो कितना होगा, सीपी अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट हुआ है 3 का, 3 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो 23 हो जाएगा। अगर हम रेशो में देखें तो प्रॉफिट कितना हुआ है, रेशो से हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट कितना हुआ है प्रॉफिट, तो 3 यूनिट का हुआ है, या अगर मैं इनको यूनिट मान लेता हूँ तो प्रॉफिट कितना हुआ है 3 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये 3 यूनिट्स यहाँ से निकालेंगे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं 12 ये और 3 ये 15 साइकिल हैं, इतनी ही है ना, 12 और 3, हाँ। तो देखिए 3 में और 12 में ना कुछ कॉमन है, कट जाओगे, रेशो मैंने बता रखा है, ऐसे हम रेशो निकाल सकते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, अब कुल साइकिल कितनी रह गई 5 रह गई, तो 4 की गुना इसमें कराओ, 1 की गुना उसमें माइनस कर दो। यहाँ से कुछ रेशो हो सकता है क्या, ये है कितना 41 नहीं 43, 43 दिया है और 43 से 3 से भाग हो रहा है क्या, 5 और 1 6 और ये 6, हाँ हो रहा है। तो देखो 3 से भाग दो इसको, 3 तिया 9 और ओ सॉरी 3 चौक 12 और 3 तिया 9 43 आ रहा है। 3 से इसे भाग दोगे 3 एकम 3 तो और 1 3 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, क्या अभी भी हो सकता है ये, 4 तिया 12 4 चौक 16, नहीं अब नहीं हो रहा। तो चलो वो तो प्राइम नंबर है और 43 के पार्ट में 172 नहीं आता है। तो हमें क्या करना है अब, देखो यहाँ पे ना मैंने 3 से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, 3 से डिवाइड, और जब मेरा प्राइस आएगा ना उसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा प्रॉफिट इन साइकिल्स पे प्रॉपर आए। यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, प्राइस को छोटा कर दिया है, तो वो गड़बड़ मत कर देना। तो 172 की 4 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 2 6, 688 माइनस 43 करोगे तो 40 करोगे तो 40 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 48 बचेगा, और 48 में से भी 3 माइनस करोगे तो 645 बचेगा। अब क्योंकि मैंने ऊपर 3 से डिवाइड कर रखा था तो मेरा जो प्रॉफिट होगा ना वो इसके 3 गुना होगा। और ये देखो प्रॉफिट हुआ कितना है, 3 यूनिट के बराबर हुआ है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना 645। और उसने पूछा है पर साइकिल का प्राइस कितना है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 20 बटे क्या है 4 और 1 ये 5, 20 बटे 5, 5 चौक 20, मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे आएगी देखो, तो 3 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 645, तो 4 की चाहिए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना 645। तो कर लो गुना, 45 दूनी 90, चलो कर लो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 छिंग 24 और 1 25, 2580 रुपये की क्या है एक साइकिल है ऑप्शन में, है सी ऑप्शन आंसर है। तो 2580 रुपये की एक साइकिल पड़ रही है उसको। तो कैलकुलेशन जहाँ से तुम चाहते हो, मतलब डाटा को ना एकदम काटना गुना मत किया करो, जितना हो सके उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखा रहने दो यहाँ पे भी। और ये मैंने प्राइस रिड्यूस किया था, अगर मैं इसको इसी पे कैलकुलेट कर देता ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ना कराता तो ये आंसर कभी ना आता। ठीक है, घूमते रह जाओगे। तो जितना उसको प्राइस, हम ना उनकी क्वांटिटी में यहाँ पे रेशो ले सकते हैं प्रॉफिट जब कमा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये 12 और 3 है, ऐसे तो मैं यहाँ पे इसको फिर से भी 3 से मल्टीप्लाई कराता, तो उनका सबका कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइस के अंदर अगर हम किसी को कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो प्राइस के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइस के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो प्राइस के अंदर जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया है उसी से वापस उसको, अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो डिवाइड कराएंगे, जिससे कि हमारा प्राइस पे कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, अगर वो वैल्यू पूछता है परसेंटेज पे, अगर वो वैल्यू परसेंटेज में पूछते हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने प्राइस में ही क्वांटिटी पूछा हुआ है तो फिर नहीं करेंगे। और ये मैंने टोटल सीपी लिखा हुआ है, ये टोटल सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है,
ये प्रॉफिट ओवरऑल पे आया हुआ है, तो इसलिए टोटल सीपी था 20, टोटल सेलिंग प्राइस था 23। यहाँ पे मैंने टोटल सीपी लिखा हुआ था 20 का, तो ये 20 टोटल 20 है ना, तो कितने का है 20? 4 साइकिल यहाँ से और 1 साइकिल यहाँ से, सीपी तो सबका सेम ही था, ठीक है। तो 5 का सीपी 20 था, तो 1 का सीपी कितना होगा? 4 होगा। तो उसने पूछा भी क्या था? हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस पूछा था। तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है यहाँ से, तो 3 की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, इधर से आया इनको कैलकुलेट करके, तो 4 की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन, मैंने यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा हेर फेर कर रखा है, तो उसे ठीक से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% के लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है। ग्राहक के द्वारा दी गई कीमत रुपए इतने हैं, तो निर्माता के लिए इस उत्पाद की कीमत क्या होगी? ठीक है, तो निर्माता है, निर्माता को हम क्या लिखते हैं? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को मैंने पी लिख दिया, इसने 6% का प्रॉफिट कमाया, तो 6% की तो ऐसी कोई खास फ्रैक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो 2/50, 2 को 50 से भाग देंगे तो 3/50 आ जाएगी। 6% को क्या लिख सकते हो? 3/50 लिख सकते हो। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 पे 3 का प्रॉफिट 53/50, ये उसका प्राइस अब बढ़ गया है, जो हमारा माल तैयार हुआ था वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और वो लागत मूल्य ही पूछ रहा है, जितने में प्रोड्यूसर ने बनाया है ना वो पूछ रहा है, तो इसलिए इसको मान रखा है मैंने, शुरू में ही आ गया था एक क्वेश्चन ऐसा। फिर कह रहा है कि जो नेक्स्ट जो हमारा थोक व्यापारी है वो इसको खुदरा व्यापारी को 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो 8% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी है? 2/25 है, तो मैं 25 पे 2 का लाभ लूँगा तो कितना हो जाएगा? 27/25, और बढ़ गया प्राइस, ठीक है, क्योंकि इनका जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए, और ये जो अब खुदरा व्यापारी है ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है? 1/10, तो 10 पे 1 का लाभ तो कितनी हो जाएगी? 11/10। इनमें से ऊपर जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, नीचे वाले 3 नंबर आपस में किसी से नहीं कटते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी मत करना। और कितने में दिया है उसको? 31,482, 31,482 में दिया है, ठीक है। और लगभग में तो नहीं पूछा, नहीं, सीबीओ का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव हो सकता है। तो 53 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 27 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम। 11 से कर लो पहले इसको भाग, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने? 9, 4, 11 8 88, 6 8, 11 6 66, और 11 दूनी 22, 11 से भाग हो गया। अब 27 से भी दे लो, 27 ही कम 27, 27 ही कम 27, 1 और 1 6, 16, 16 कटेगा नहीं 27 से, तो 0 लगा लो। अब क्या हो गया? 162 हो गया, तो 162 27 के पहाड़े में आता है, 7 6 42, तो 106 आ गया। अब देखोगे 53 एकम 53 और 53 दूनी 106, पहाड़े याद होंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो कितनी आएगी वैल्यू? 2 गुना 50 गुना 25 गुना 10। अब देखो 50 की 25 में गुना मत करना, पहले 2 की गुना 25 में करोगे तो 50 गुना 50 हो जाएगा, और 50 गुना 50 2500, और गुना करा दो 10 में तो क्या आ जाएगा? 25,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। प्रोड्यूसर के लिए जो लागत थी, लागत मूल्य उसकी 25,000 रुपये थी, ठीक है। 25,000 सी ऑप्शन, सारे ऑप्शन सी आ गए अब लगातार। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ तक था ये, मतलब वेराइटीज़ की खत्म है सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जो मुझे कराना है तुम्हें वो एक टाइप रह गया है क्वेश्चन का, जिसमें हम कुछ 1 रुपये में कोई वस्तु लेके आते हैं, नंबर ऑफ, जैसे कि अगर आज की डेट में तो आता नहीं है वैसे कुछ, 1 रुपये की टॉफ़ी ले आए, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी लाए, तो कितनी टॉफ़ी बेच दें 1 रुपये में कि हमें 10% का 20% का लाभ हो जाए? तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए ना मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या होता है, उसके लिए समझा देता हूँ। जैसे वो क्या कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति को अच्छा नहीं रहेगा, फिर हमें व्यक्ति भी मानना पड़ेगा कौन है। तो ए कुछ टॉफी या ए कुछ पेन 1 रुपए में 10 की दर से लेके आया, दर से लेकर आया। वह 1 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो इसके ना एक तो बेसिक तरीका बिल्कुल मैं समझा देता हूँ। तो CP ऑफ 10 पेन कितना है 1 रुपीज़, और 1 पेन का CP कितना हो, CP ऑफ 1 पेन ये क्या आएगा 1/10 रुपीज़ आ जाएगा। हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 ये होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% है, तो CP कितना है 1/10 मल्टीप्लाई 100 में 20 को ऐड करेंगे, 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन आएगा, क्या आएगा ये SP ऑफ 1 पेन आएगा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन आएगा। तो क्या होगा 120 बटे 10 गुणा 100, तो ये गई 0, ठीक है। 4 तिया 12, तो डाटा तो कुछ अच्छा नहीं रहा है ना, चलो पूरा नहीं कट रहा वैसे। एक काम करो 10 मत लो, तुम 12 पेन खरीद लो, तो कैलकुलेशन मतलब पॉइंट में नहीं आएगी हमारी। तो ये क्या कर लो 12 ही कर लो, 12 करेंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये 120 बटे 12 गुणा 100, तो 12 से ये जाएगा कितने बार, एक बार, और ये 0 0 से 0 गई, तो कितना आ गया 1/10 आया SP ऑफ 1 पेन। तो इतने 1/10 रुपये आया, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया था, CP ऑफ 10 पेन 1 रुपीज़ था, अरे 12 पेन करो इसको, 12 पेन का CP कितना था 1 रुपीज़ था, तो 1 पेन का CP निकाला था, तो ये उधर चला गया था, ठीक है। अब ये 1 पेन का CP है 1/12 रुपीज़, तो अगर इस 12 की मल्टीप्लाई वापस इधर करा दूंगा तो क्या हो जाएगा 12 पेन का CP हो जाएगा वापस 1 रुपये। तो हमें तो सेलिंग प्राइस पता है 1 पेन का सेलिंग प्राइस कितना 1/10, तो 10 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा SP ऑफ 10 पेन इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 1 रुपये में 10 पेन बेच देगा और 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लेगा, ठीक है। ये है उसका तरीका करने का, ये है बिल्कुल बेसिक जो आप 7th 8th क्लास में करते हो। लेकिन हमें क्या पता है, हमें बस इस पे फोकस करना है, किस पे, हमें बस इस नंबर पे फोकस करना है 20% पे। तो 20% पे क्या होता है CP और SP करोगे तुम 20% की फ्रैक्शन, 20% इक्वल टू 1/5, यही होती है 20 की फ्रैक्शन। तो 5 रुपये की अगर कोई चीज़ लेके आया है तो वो 6 में बेचेगा, तब जाके उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है क्वांटिटी बताओ कि कितनी बेचे, चलो ये प्राइस तो देखी जाएगी। तो जब भी ये क्या है, ये प्राइस का रेशो है, किसका, प्राइस का रेशो है ये। तो जो क्वांटिटी का रेशो होगा ना वो क्या हो जाएगा प्राइस का उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये 5 से 6 में लेकर आया है तो इनका रेशो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, मतलब कि 5 रुपये में वो 6 पेन लेके आ रहा है, 5 रुपये में 6 पेन लेके आ रहा है। तो कितने पेन बेचते हैं, देखो सेलिंग प्राइस तो क्या करना है सेम करना है, क्योंकि 1 ही रुपया तो कॉस्ट प्राइस है, 1 ही रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इन नंबर्स को बराबर करना चाहूँगा तो देखो इसमें तो 6 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये इसमें क्या करानी पड़ेगी 5 की, तो 25 हो जाएगा। लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, हमें क्या करना है, वो ख़रीद के लेके आया है
6 पेन की 5 रुपये में वो 6 पेन लेके आ रहा है और 6 रुपये में 5 बेच देगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो पेन लेके कितने आ रहा है, 5 में 12 पेन लेके आ रहा है। ये एक्चुअल क्वांटिटी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये ही तो रेशो है इनका, तो इसमें भी करा दो, 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, वो सेल कितने करने पड़ेंगे, 10 पेन सेल करने पड़ेंगे, तब जाके उसको प्रॉफिट हो जाएगा इतने का। ठीक है, अभी इसको एक बार डिटेल में समझो, एक बार और देखो जरा। कह रहा है, ये कह रहा है ए कुछ पेन 1 रुपये में 12 की दर से लेकर आया, 12 ले आया और वह 1 रुपये में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब वो 1 के 12 लाया है, अब वो हमें नहीं पता है कितने लेके आया है, लेकिन 12 पेन लेके आया है 1 की दर से, 1 रुपये की दर से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, सी पी ऑफ 12 पेन पता है 1 रुपीज़, तो सी पी ऑफ 1 पेन निकाल लिया। और ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, हमने शुरू में पढ़ा था। तो बस इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सी पी कितना है 1 पेन का, 1/12, यहाँ पुट कर दिया। प्रॉफिट 20%, तो यहाँ पुट कर दिया। और वैल्यू आएगी कितनी, 1/10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब जैसे हमने 12 पेन के सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से 1 पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लिया था 1/12, तो ऐसे ही अगर मैं इसकी, ये जो 1 में नंबर आ रहा है ना अपॉन में, इसकी अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करा दूँ तो 10 पेन का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, पूरे में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 10 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो 10 पेन बेचने पड़ेंगे 1 रुपये में, जब जाके उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस दर से बेचने पड़ेंगे। ए कोई किताब 10% की हानि पर बेचता है, वह उसे कितने प्रतिशत अधिक पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये सारा खेल परसेंटेज में है। देखो 10% की हानि में बेची है, 20% का लाभ लेना है, और पूछ भी क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। पूछ भी क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। बस कुछ नहीं कराते, 1 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सीपी मैंने बता रखा है 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100%। तो सेल कर रहा है उसको कितने में, 10% की हानि पर, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 90% हो जाएगा सीपी का। बेचना कितने में है, कितने अधिक में बेचे, कितने प्रतिशत अधिक पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ भी किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू एसपी, वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पूछा है कितने प्रतिशत अधिक पर बेचे, तो जितने में बेच दिया उससे कितने प्रतिशत अधिक पर बेच दे। तो इसका कितना प्रतिशत अधिक है ये, तो देखो प्लस हो रहा है 30, कितने पे, 90 पे, गुणा 100 कर दो, तो काटोगे तो क्या आएगा, 1/3। और 1/3 की पता है तुम्हें क्या होती है परसेंटेज, 33 से 1/3%। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उसे अगर वो 1/3 और ज़्यादा में बेच दे, ठीक है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का टोटल सीपी पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बाहर इसमें कुछ नहीं है। और अब डिस्काउंट बचता है, तो डिस्काउंट का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।